हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूं। और जैसा कि आपके सामने है, यह है एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 8 का है राइटिंग नोट्स, जो कि एनसीईआरटी के बुक के माध्यम से तैयार किया गया है। दोस्तों, इसमें हम जो आज बात करने वाले हैं वो है अध्याय 4 में आपका आज का जो लेसन है वो है आदिवासी दिक्कू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। ठीक है, ये लेसन के नाम है। तो दोस्तों, इस लेसन में जो महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे उन्हीं पे हम डिस्कस करेंगे, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हद तक आपको कंटेंट से हेल्प हो सके। ठीक है, तो चलिए फटाफट जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट कंटेंट उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें जो बात करेंगे वो है जनजातीय समूहों के जीवन की पद्धति क्या थी। तो दोस्तों, 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे। ठीक है दोस्तों, आगे जो बात किया गया है दोस्तों वो है कुछ झूम की खेती करते थे, जैसे कि पूर्वोत्तर और मध्य भारत में। इनके बारे में देखते हैं क्या चर्चा किया गया है। तो दोस्तों, झूम खेती को घुमंतु खेती भी कहा जाता है, जिसमें जंगलों के छोटे छोटे भूखंडों पर खेती की जाती थी और धूप के लिए पेड़ के ऊपरी हिस्से को काट देते थे और ज़मीन पर उगी घास फूस को जलाकर मिट्टी को उपजाऊ बनाते थे। ठीक है, ये झूम की खेती करने की प्रक्रिया है दोस्तों। ठीक है, इसमें आगे जो बात किया गया है वो है कि तैयार फसल काट कर दूसरे जगह के लिए चल देते थे, और जहाँ से उन्होंने अभी फसल काटी थी वह जगह कई सालों तक पड़ती रहती थी। ठीक है, और हम आगे बात करें दोस्तों, तो दोस्तों इस तरह झूम की खेती जो है की जाती थी। ठीक है, आगे हम बात करें आपसे वो है आगे जो दोस्तों आपका हेडिंग है वो है कुछ शिकारी और संग्राहक में जो थे खोड़, जो कि उड़ीसा में रहते थे, और बैगा जनजाति इत्यादि। इनके बारे में देखते हैं क्या चर्चा किया गया है। तो दोस्तों, ये टोलियां बनाकर जंगली पशुओं का शिकार करते थे तथा वन उत्पादों को भी इकट्ठा करते थे, और खाने में जंगली फल और पेड़ के जड़ों का इस्तेमाल होता था, और तथा खाना पकाने के लिए साल और महुआ के बीज का तेल इस्तेमाल करते थे। ठीक है दोस्तों, आगे जो बात किया गया है दोस्तों वो है चीज़ों की अदला बदली से इन्हें सामान मिल जाता था। आगे जो है बैगा जनजाति। तो दोस्तों, बैगा खुद को जंगल के संतान मानते थे, जो केवल जंगली की उपज पर ही जिंदा रह सकती थी। मजदूरी करना बैगाओं के लिए अपमान की बात थी। ठीक है, तो दोस्तों जो बैगा जनजाति के लोग थे वो मजदूरी करना पसंद नहीं करते। ठीक है, वो सिर्फ जंगल के संसाधनों पर ही निर्भर रहते थे। ठीक है, आगे जो टॉपिक है दोस्तों वो है कि कुछ जानवर पालते थे। तो दोस्तों, ये चरवाहे थे जो मौसम के हिसाब से मवेशियों या भेड़ों के रेवड़ लेकर यहाँ से वहाँ जाते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लावाड़िया समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। ठीक है, आगे जो बात किया गया दोस्तों वो है कुल्लू के गद्दी यानी गणेरिया कश्मीर के बकरवाल बकरिया पालते थे। ठीक है दोस्तों, आगे जो टॉपिक दिया गया है वो है कुछ लोग एक ही जगह खेती करते थे। तो दोस्तों, 19वीं सदी से पहले ही गोंड, संथाल, मुंडा जनजाति के लोग एक ही जगह पर टिककर खेती करते थे, और ये साल दर साल एक ही जगह पर खेती करते थे और हलों का इस्तेमाल करते थे, और ज़मीन पर बराबर का इनका हक था। आगे जो बात किया गया दोस्तों वो है कुछ मुखिया बन जाते थे, बाकी उनके अनुयायी होते थे। आगे जो बात किया गया है वो है कि ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल आदिवासी समूहों, घुमंतु या शिकारी संग्राहक जनजाति के तुलना में ज़्यादा सभ्य बताया। किसने? ब्रिटिश अफसरों ने। ठीक है, आगे जो बात किया गया है टॉपिक है वो है उपनिवेशक शासन से आदिवासियों के जीवन पर प्रभाव। तो क्या प्रभाव पड़ा दोस्तों? तो ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूहों का जीवन बदल गया। इसमें सबसे पहले जो बात किया गया है वो है आदिवासी मुखिया। तो दोस्तों, अंग्रेजों के आने से पहले मुखिया का अपने इलाके पर नियंत्रण था और उनकी अपनी पुलिस होती थी। जमीन व वन प्रबंधन के नियम खुद बनाते थे, और ब्रिटिश शासन आने के बाद शासकीय शक्तियाँ छीन गई और ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य होना पड़ा। ठीक है, मुखिया अंग्रेजों के नाम मात्र प्रतिनिधि रह गए और नजराना भी
देना पड़ता था। ठीक है, आगे जब जो बात किया गया है दोस्तों वो है घुमंतू काश्तकार। ये कौन होते थे? तो दोस्तों झूम खेती करने वाले घुमंतू काश्तकार को ब्रिटिश सरकार ने बाध्य किया। कुछ किसानों को भूस्वामियों को और कुछ पट्टेदार को घोषित किए। पट्टेदार भूस्वामियों का भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। आगे जो बात किया गया वो है पूर्वोत्तर राज्य में झूम काश्तकार को विरोध के बाद जंगलों पर उन्हें परंपरागत ढंग से खेती करने का अनुमति मिली। ठीक है, आगे जो टॉपिक है दोस्तों वो है वन कानून और उनके प्रभाव। तो दोस्तों अंग्रेजों ने अपना नियंत्रण सारे पर कर लिए और उन्हें राज्य की संपत्ति से घोषित कर दिए। ठीक है, अंग्रेज जो थे वो सारा के सारा वन उस पर अपना नियंत्रण कर लिए और उसको राज्य की संपत्ति बता दिए। ठीक है, आगे जो बात किया गया है वो है झूम काश्तकारों को अंग्रेजों द्वारा दी गई जमीन पर खेती के साथ रेल पटरियां बिछाने का भी काम करना पड़ता था। ठीक है दोस्तों, आगे जो बात किया गया है वो है टॉपिक आपका वन कानून के खिलाफ विद्रोह। तो दोस्तों 1906 में संग्राम संगमा द्वारा असम में और 1930 में के दशक में मध्य प्रांत में वन सत्याग्रह हुआ। तो इसमें व्यापार की समस्या, अगला जो बात किया गया दोस्तों उसमें व्यापार की क्या समस्या आई। तो दोस्तों 19वीं शताब्दी के दौरान जनजाति व्यापारी और महाजन जनजाति को नगद कर्जा देने, वन उपज खरीदने, मजदूरी पर रखने के लिए आने लगे थे और जो कि वर्तमान झारखंड के हजारीबाग के आसपास संथाल जनजाति लोग रेशम के कीड़े को पालते थे। व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर उनसे कीड़ों का क्रीम कोष खरीद कर बर्धमान या गया भेज देते थे। ठीक है, आगे जो बात किया गया दोस्तों वो है काम की तलाश टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें क्या बात किया गया तो दोस्तों 19वीं सदी के आखिर से ही चाय बागान खनन उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया और असम के चाय बागानों और झारखंड की कोयला खदानों में आदिवासियों की बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। ठीक है, अब इसमें जो बात किया गया दोस्तों भर्ती किया गया तो चीज़ें भी इधर उधर होती होंगी, तब फिर क्या हुआ तो बगावत हुआ। ठीक है, तो दोस्तों 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान विभिन्न भागों में जनजातीय समूहों के बदले कानून व्यवहार पर लगी पाबंदियों नए करों और व्यापारियों व महाजनों द्वारा किया गया। ठीक है, क्या क्या किया गया तो दोस्तों इसमें 1831 से 32 में कोल आदिवासियों द्वारा विद्रोह किया गया, 1855 में संथालों द्वारा विद्रोह किया गया और 1910 में मध्य भारत के बस्तर में विद्रोह किया गया और 1940 में महाराष्ट्र के में बरली में विद्रोह किया गया। ठीक है, तो दोस्तों इस सन को याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में आपसे क्रम पूछ दे। ठीक है, आगे जो बात किया गया दोस्तों वो हम बात करेंगे बिरसा मुंडा के बारे में। ठीक है, थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो दोस्तों बिरसा मुंडा का जन्म 1870 के दशक के मध्य उनकी परवरिश बोहोड़ों के आसपास के जंगलों में हुई और बिरसा मुंडा ने यह ऐलान किया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और उनको दिकुओं जो थे वो बाहरी लोगों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए भेजा है। आगे जो बात किया गया है वो है बिरसा मुंडा का जन्म मुंडा परिवार में हुआ था और मुंडा एक जनजातीय समूह है जो कि छोटा नागपुर में रहता है। आगे जो बात किया गया है वो है बिरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी संथाल और उराव भी शामिल थे। तो दोस्तों ये संथाल और उराव क्या थे, ये भी जनजातीय समूह थे। ठीक है, तो इनको भी ये लोग भी शामिल थे। ठीक है, आगे जो बात किया गया दोस्तों वो है आपका, तो दोस्तों आगे जो बात किया गया है वो है बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूलों में जाने लगे जहां वैष्णव धर्म प्रचारक से प्रभावित हुआ। फिर उसने जनेऊ धारण किया और शुद्धता व दया पर जोर देने लगा। आगे जो बात किया गया है वो है बिरसा का आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज्य स्थापित किया। और आगे थोड़े से हम चले दोस्तों तो वो बात किया गया है कि 1895 में बिरसा को गिरफ्तार किया गया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सज़ा सुनाई गई और फिर 1897 में जेल से बाहर आकर उन्होंने रावणों बोले तो दीकू और यूरोपियों को तबाह करने का आह्वान किया। फिर आगे जो बात किया गया है वो है
कि सफ़ेद झंडा बिरसा मुंडा का प्रतीक था और दोस्तों बिरसा मुंडा का सन 1900 में हैजा से मृत्यु हो गई। तो इस तरह बिरसा मुंडा के बारे में जो जानकारियाँ दी थी, मुझे इम्पोर्टेंट जो लगा मैं इसमें आपको शामिल करके बताई। मुझे उम्मीद है कि इस कंटेंट से आपको काफ़ी हद तक एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। इस तरह आपका जो अध्याय 4 था समाप्त हुआ। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड, कलिंग, यारी आप जिनसे कनेक्टेड हैं उनके यहाँ वीडियो शेयर करें ताकि इस कंटेंट का उनको भी प्रॉफिट मिल सके। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।